आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। और बॉडी फ्लूइड्स में हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं, एक ब्लड पढ़ते हैं और दूसरा लिम्फ पढ़ते हैं। यानी टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फ वेसल्स में इंटर कर जाता है तो उसे हम लोग लिम्फ कहते हैं। तो इन दो चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए ब्लड के बारे में, ब्लड होता क्या है। तो यहाँ देखिए बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ब्लड को कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है और कनेक्ट करता है पूरे बॉडी को। पीएच इसका 7.4 होता है और ये ब्लड बना हुआ रहता है दो कंपोनेंट से। इसके दो कंपोनेंट ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी दो पार्ट है, दो कंपोनेंट्स है। एक तो प्लाज्मा हो गया और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। प्लाज्मा का मतलब जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स के अंदर वो है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी जो ब्लड सेल्स है या ब्लड कॉर्पसेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन तीनों को फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहेंगे। इसका कंपोजिशन देखें तो ये ब्लड प्लाज्मा 55% होता है ब्लड का, और फॉर्म्ड एलिमेंट से 45% होता है ब्लड का। उसके बाद देखिए ब्लड प्लाज्मा का कैरेक्टर या ब्लड प्लाज्मा कैसा दिखता है, काम क्या है। तो ब्लड प्लाज्मा जो कि 55% ब्लड का है वो स्ट्रॉ कलर होता है। दिखेगा कैसा? स्ट्रॉ कलर का दिखेगा। और ये विस्कस फ्लूइड है। मेन पार्ट ये ब्लड का है, ब्लड प्लाज्मा मेन पार्ट होता है ब्लड का। कंपोजिशन में देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन से इसका है, इसमें वाटर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका है वो वाटर है। और वाटर 90 to 92% होता है, करीब 92% ये वाटर होता है। 90 से 92% तक सिर्फ वाटर होता है इसका। दूसरा प्रोटीन्स, जो कि 7 से 8% प्रोटीन प्रेजेंट होता है इस ब्लड प्लाज्मा में। और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट्स, और उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स रहता है, जैसे मोनोसैकेराइड, जैसे अमीनो एसिड, जैसे फैटी एसिड्स जो हम लोग खाते हैं वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स होगा। और अदर मटेरियल्स मीन्स हार्मोन्स वगैरह भी इसमें प्रेजेंट होगा। तो ये सारा कंपोजिशन है जो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, और गैसेज भी इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। अब प्लाज्मा प्रोटीन जो है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन जितने भी ब्लड प्रोटीन होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, यानी निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है तो एसिडिक इन नेचर होता है। दूसरा, इसमें कौन कौन सा प्रोटीन रहेगा, तो ये फाइब्रिनोजेन है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है। इसके साथ साथ कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन भी ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। वो रेगुलेटरी प्रोटीन जैसे एंजाइम्स वगैरह है, हार्मोन्स हुआ, एंजाइम्स हुआ, ये सभी रेगुलेटरी प्रोटीन्स होता है जो कि ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है या उसमें फ्लो करेगा। अब यहाँ देखिए पहला प्रोटीन जो 7 to 8% प्रोटीन है, उसमें से पहला प्रोटीन हमने लिया फाइब्रिनोजेन। और फाइब्रिनोजेन जो है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होता है और इनएक्टिव फॉर्म में होता है। हेल्प्स इन क्लॉटिंग, यानी ये इसका काम है कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करेगा। दूसरा है और एल्बुमिन का, ये सेकेंड जो हमारा एल्बुमिन है, और एल्बुमिन मेन काम है ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखना ब्लड के अंदर। ऑस्मोटिक प्रेशर जब किडनी से पास होता है ब्लड तो फिल्ट्रेशन के वक्त ग्लोमेरुलस में ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है, जिसके कारण फिल्ट्रेशन होता है। तो इसका काम है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर बना करके रखे ब्लड वेसल्स के अंदर। और इसके अलावा इसके और भी कई काम हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखें, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स, यानी जो फैट है वो फैट ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन के साथ बाइंड करके। जैसे अगर आप देखें तो ये ब्लड वेसल्स हैं, और इस ब्लड वेसल्स में अगर फैटी एसिड्स है या फैट डिजोल्व, फैट सोलेबल हार्मोन्स है, जिसे स्टेरॉयड हार्मोन्स कहते हैं, तो स्टेरॉयड हार्मोन है, तो ये वो एक प्रोटीन है, जैसे ये प्रोटीन है एल्बुमिन है, तो इसके साथ बाइंड होकर के, इससे ऐसे अटैच्ड होकर के ये फैटी एसिड्स है, या हम लोग कहें कि ये
थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन, या हम लोग स्टेरॉयड हार्मोन्स है, ये सब भी इसके साथ बाइंड होकर के ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये एल्बुमिन का दूसरा काम है। यानी एल्बुमिन सिर्फ ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर ही नहीं मेंटेन करता, बल्कि ये फैट सोलेबल हार्मोन्स, विटामिन्स या फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करने, थायराइड हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। एल्बुमिन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है ब्लड के अंदर, लगभग टोटल प्रोटीन का 60% प्रोटीन होता है एल्बुमिन, और उसके बाद ग्लोबुलिन होता है। तो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन सेकेंड मोस्ट एबंडेंटली फाउंड प्रोटीन होता है हमारे ब्लड में ये, और ये दो यानी सेकेंड एबंडेंट कलर एल्बुमिन के बाद, और इसमें इसका मेन काम है, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है उसमें दो तरीके का ग्लोबिन प्रोटीन है। एक हो गया इम्यूनोग्लोबिन, और दूसरा है सेकेंड जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है वो है ट्रांसपोर्ट ग्लोबिन। ये ट्रांसपोर्ट ग्लोबिन है। इम्यूनोग्लोबिन का काम हुआ एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में। इम्यूनो का मतलब हुआ एंटीबॉडी, तो ये हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज, इसलिए इसे हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे IG, इम्यूनोग्लोबिन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम सुन लीजिए। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करेगा कि ट्रांसपोर्ट करेगा हार्मोन्स का, मेटल्स का, मेटल आयन जो रहता है ब्लड में जो फ्लो होता है, तो वो भी इस ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन प्रोटीन के मदद से होगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग लिख लें, एक है ट्रांसथायरेटिन। एग्जांपल में अगर हम लोग लिखें तो ऐसे ट्रांसथायरिन, और इसका काम है कि ये थायराइड हार्मोन, कुछ थायराइड हार्मोन को ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट्स थायराइड हार्मोन। दूसरा ट्रांसकॉटिन है, जो ACTH को ट्रांसपोर्ट करेगा। यानी प्रोटीनियस हार्मोन जनरली है वो ट्रांसपोर्ट होता है इस ट्रांसपोर्ट ग्लोबिन का, जैसे ट्रांसकॉटिन, और ये है ट्रांसपोर्ट्स ACTH। ऐसे कई तरीके का ट्रांस प्रोटीन होता है, ट्रांसग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीनियस हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। इसके साथ कुछ मेटल आयंस को भी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे मेटल ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन। तो ऐसे इस ग्लोबुलिन प्रोटीन का डिफरेंट रोल्स है। जो मेन रोल है हमारा वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है, यानी डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगा, यानी हमारे बॉडी के डिफेंस को, जो फैगोसाइट्स वगैरह है या डिजीज कॉजिंग एजेंट जब हमारे बॉडी के अंदर आएगा उससे प्रोटेक्ट करने में ये मदद करेगा, क्योंकि ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद हम लोग जो तीसरा प्रोटीन हमने देखा वो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन था। और नेक्स्ट पार्ट जो इस प्लाज्मा का है, नेक्स्ट रोल जो इस प्लाज्मा का है वो प्लाज्मा का कंपोजिशंस में, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इस इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन सा आएगा, तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हम लोग खाते हैं, जो फूड के थ्रू जाता है, वो सभी इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे SCO3 माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Ca प्लस प्लस,
Mg++, ऐसे बहुत सारे जो आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो प्लाज्मा में डिजोल्व होता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स में हम लोग देखें कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होगा। तो न्यूट्रिएंट जो भी हम लोग फूड खाते हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड प्लाज्मा के थ्रू। जैसे हम लोग मोनोसैकेराइड्स देख लें, हम मोनोसैकेराइड्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सभी। उसके बाद एमिनो एसिड्स में हम लोग देखें, ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है वो भी ट्रांसपोर्ट होगा और वो भी डिजोल्व रहता है ब्लड प्लाज्मा में, तब ट्रांसपोर्ट होता है। इसके साथ फैटी एसिड्स, जो अभी हमने देखा कि फैटी एसिड्स भी ट्रांसपोर्ट होगा, और फैटी एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करने में जो प्रोटीन हेल्प करता है वो एल्बुमिन प्रोटीन होता है। अब देखिए इस प्लाज्मा के अंदर कोगुलेशन फैक्टर होता है, यानी फाइब्रिनोजेन है। अगर फाइब्रिनोजेन को हटा देंगे ब्लड प्लाज्मा में से तो जो बचेगा, या टोटल जितने भी डिफरेंट टाइप्स का क्लॉटिंग फैक्टर है उसे हटा दे ब्लड प्लाज्मा में से, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे सीरम कहेंगे। तो सीरम का डिफिनेशन भी हम लोग यहाँ देख लें, ये सीरम है, और सीरम कहते हैं जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा में से हम लोग हटा दें, माइनस यानी घटा दे, निकाल दे, तो ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो सभी क्लॉटिंग फैक्टर्स को अगर निकाल दिए तो जो स्ट्रक्चर बचा ब्लड प्लाज्मा के अंदर उसे हम लोग सीरम कहेंगे। तो ए ब्रीफ इंफॉर्मेशन है ब्लड प्लाज्मा के लिए। इसके बाद हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स कैसे बनता है और कब बनता है और किस किस स्टेज में बनता है और कहाँ बनता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब हुआ जो भी ब्लड सेल्स है, हमारे ब्लड कॉर्पस्कल्स, उसी को कहते हैं, यानी इसमें लिख दें ब्लड कॉर्पस्कल्स। और ये सभी ब्लड कॉर्पस्कल्स में कौन कौन आ गया हमारा, तो ये 3 आ गया, जिसको हम लोग कहेंगे, ये 3 हमारा ब्लड कॉर्पस्कल्स है, और वो 3 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, ये 3 होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। पहला हो गया, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम लोग तीनों पढ़ेंगे। पहला है आरबीसी, यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, और इसका दूसरा नाम हम लोग कहें इरिथ्रोसाइट्स, दिस इज इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी को कहते हैं वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। या ल्यूकोसाइट्स। और तीसरा हमारा है प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ये 3 आरबीसी के फॉर्मेशंस को हम लोग कहेंगे इरिथ्रोपोएसिस, डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को कहेंगे ल्यूकोपोएसिस, और इस प्लेटलेट के फॉर्मेशन को कहेंगे हम लोग थ्रोम्बोपोएसिस। और तीनों के कलेक्टिव फॉर्मेशंस को हम लोग कहेंगे हीमोपोएसिस। ये कलेक्टिव फॉर्मेशंस कहलाएगा हीमोपोएसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इरिथ्रोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी ल्यूकोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स थ्रोम्बोपोएसिस, और तीनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहेंगे, हीमोपोएसिस कहेंगे। तो हीमोपोएटिक ऑर्गन कब बनता है और कैसे काम करता है। हीमोपोएटिक ऑर्गन जो है, जब हम लोग मदर के यूट्रस में फीटल स्टेज में होते हैं, एम्ब्रायनिक स्टेज में होते हैं, और फिर जन्म के बाद 3 अलग अलग स्टेज जो है हमारे, और तीनों में ब्लड का फॉर्मेशन होगा 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स के थ्रू। सबसे पहले जब हम लोग एम्ब्रायनिक स्टेज में आते हैं तो तीसरे सप्ताह यानी 3rd वीक के बाद हमारे बॉडी के अंदर
ब्लड का फॉर्मेशन यानी ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और ये फॉर्म एलिमेंट्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट तीनों का फॉर्मेशन होगा 3 सप्ताह के बाद। यानी एम्ब्रायनिक स्टेज में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, कौन सा ऐसा सेल्स है जो मॉडिफाई करके या डिफ्रेंशिएट करके या डिवाइड करके बनाएगा। तो ये तीनों स्टेजेस में हम लोग देखें तो पहला है एम्ब्रायनिक स्टेज। यहाँ पर देखें एम्ब्रायनिक स्टेज, हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस। और हीमोपोइसिस में सबसे पहले एम्ब्रायनिक स्टेज में देखें, और एम्ब्रायनिक स्टेज यानी आफ्टर 3rd वीक। थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियो। तो यहाँ पर जो होता है वो योग सैक है, योग सैक। और जैसे जैसे इसके बाद है स्टेज बढ़ता है तो 4th 5th मंथ, ये 3rd मंथ के बाद या 4th मंथ के बाद यहाँ पर जिसको हम लोग फीटल स्टेज कहेंगे। और फीटल स्टेज में जो स्टेम सेल्स यहाँ योग सैक में प्रेजेंट था वो स्टेम सेल्स मूव करके ट्रांसपोर्ट हो करके फीटल स्टेज में कहाँ चला जाएगा, तो फीटल स्टेज में यानी ये हो गया 4 to 5 मंथ्स करें। तो ये स्टेम सेल्स मूव करके कहाँ चला जाएगा, लीवर एंड स्प्लीन में, इन दोनों जगह पर इस ब्लड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। यानी अब योग सैक नहीं होकर के कहाँ होगा, तो योग सैक का जो स्टेम सेल्स है वो मूव करके चला गया लीवर एंड स्प्लीन में, वहाँ पर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स का, यानी हीमोपोइसिस शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही स्टेज आफ्टर बर्थ है, आफ्टर बर्थ जैसे ही आप जन्म ले लें तो यहाँ से भी ये स्टेम सेल से मूव करके ट्रांसपोर्ट होकर के चला जाता है हमारा मेन हीमोपोइटिक ऑर्गन, और वो है बोन मैरो। बोन मैरो, बोन मैरो में दोनों का मतलब रेड बोन मैरो, और दूसरा हमारा है येलो बोन मैरो। ये है दूसरा येलो बोन मैरो। तो इन दोनों जगहों पर हीमोपोइसिस शुरू हो जाएगा। ये एक लॉन्ग बोन्स है, और इस बोन्स में यहाँ इसके अंदर ये येलो बोन मैरो है, येलो बोन मैरो। लेकिन येलो बोन मैरो में जो हीमोपोइसिस होगा वो हीमोपोइसिस इमरजेंसी कंडीशंस में यानी प्रोफ्यूज्ड ब्लीडिंग में ये रेड बोन मैरो के साथ साथ ये भी बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि स्टेम सेल्स है जो यहाँ प्रेजेंट होता है। अब यहाँ के बाद ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है डायाफाइसिस, और डायाफाइसिस रीजन में येलो बोन मैरो प्रेजेंट होगा। इसके बाद ये पार्ट होता है मेटाफाइसिस, जबकि इसके बाद का ये रीजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं एपीफाइसिस। तो एपीफाइसिस वाले पार्ट में एपीफाइसिस है, यहाँ पर ऐसे ट्रेबेक्युली होता है और यहाँ रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगा। तो रेड बोन मैरो यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। अब हम लोग इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इरिथ्रोपोइसिस कब और कहाँ हुआ, और इरिथ्रोपोइसिस के बाद जो आरबीसी बनता है उसका क्या रोल है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस में न्यूक्लिएटेड होगा, किस में एन्यूक्लिएटेड होता है। तो जनरली आरबीसी जो होता है ना, मैमेलियन आरबीसी एन्यूक्लिएटेड होता है। मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी जो होता है वो एन्यूक्लिएटेड होता है। बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी वर्टिब्रेट्स का आरबीसी जो होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है।